नमस्कार दोस्तों, आज हाईवे इंजीनियरिंग का हम लोग का पहला लेक्चर होगा। सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी मैंने आपसे कर लिया था। आज हम लोग जो है सिलेबस डिस्कशन में जो पहला इंट्रोडक्शन और टॉपिक बताया था उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। हो सकता है इसकी क्लासेस दो हो, एक में ना खत्म हो पाए, क्योंकि चाहे तो एक में भी हम लोग खत्म कर सकते हैं, बट वो है कि थोड़ा सा डिटेल में मैं लेके चलूंगा चीजों को, तो अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है ना। सबसे पहले देख लें कि इसमें आज हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक को हम लोग को कवर करना है। मैं एक एक चीज दिखा दिखा के हमेशा पढ़ाया हूं, तो आज भी वही होगा। आपके सिलेबस में ये 5 टॉपिक लिखे गए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, सीधा इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि आप महामार्ग इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण उसमें क्या बातें हैं उसको समझाइए, यानी क्या उसकी महत्वता है उसको समझाइए। दूसरा है कि कुछ चीजें हैं, फंक्शन ऑफ आईआरसी। आईआरसी क्या है? इंडियन रोड कांग्रेस एक संस्था है। इसको बताइए कि इसका क्या फंक्शन है। फंक्शन मतलब प्रकार, इसका क्या काम है रोड में, वो बताना है। या सीआरआरआई का क्या काम है, या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एमओआरटी एंड एच, ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये एक संस्था है, इसका क्या काम है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई का क्या काम है। ये संस्थाएं हैं रोड में, क्या है इनको बारे में देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, यानी रोड को किस तरह से बांटा गया उनको समझेंगे। उसके बाद मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, और फिर कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट हाईवेज क्या है। अगर मैं इस क्रम की बात करूं तो आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि सबसे पहले हाईवे क्यों, कहां, कैसे, क्यों, क्या करेंगे हाईवे का, वो चीज समझना, यानी उसकी इंपॉर्टेंस को समझना ही है भाई। अब जब समझ गए तो यही इसके बीच में मैं थोड़ी सी बातें बढ़ाने वाला हूं। यहां के बीच में मैं एक चीज पढ़ने वाला हूं या पढ़ाने वाला हूं जिसको बोलेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड। हिस्टोरिकल 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 डेवलपमेंट ऑफ रोड, यानी रोड में जो इतिहास में बदलाव हुए, डेवलपमेंट ऑफ रोड यानी सड़क का जो इतिहास है उसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। इसी के बीच में पहले इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिर सड़क का इतिहास पढ़ेंगे, तब हम आएंगे इन संस्थाओं पे जो कि काफी बाद में बनी। इसके पहले भी कुछ ना कुछ तो विकास हो ही रहा था, ये लोग आए तो त्वरित गति से विकास होने लगा। त्वरित मतलब एक्सेलरेटेड विकास होने लगा, तेज जल्दी से रोड वगैरह अब देख रहे हैं कितनी तेजी से बन रहे हैं, ठीक है ना। और तमाम नियम कानून है, पहले कुछ नहीं, जंगल था, जैसे आप कहीं जंगलों में चले जाइए कुछ दिखता है, जहां से मन किया वहां से चढ़ गए, वैसे ही लोग चलते थे। तो उसके बीच में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, फिर फंक्शन समझेंगे। आज की क्लास में हम लोग कम से कम ये 2 टॉपिक खत्म करेंगे, और अगली क्लास में ये 3 टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है ना। ये 2 टॉपिक के बीच में एक टॉपिक बीच में जो लंबा है हम लोग उसको देखेंगे, तो मतलब 3 टॉपिक उधर समझ लीजिए, 3 टॉपिक इधर। सिलेबस में इतना ही लिखा गया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, क्या इंपॉर्टेंस है, सड़क यातायात का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे ट्रांसपोर्टेशन क्या है। मैंने पिछली क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि यदि हम लोग यहां पर बात कर लें किसकी, कि भाई यदि हम लोग इसकी बात कर लें कि ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम की, यदि हम लोग बात कर लें ट्रांसपोर्टेशन की, ये मैंने पीछे इस सिलेबस में भी बताया था आपको कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसके मीडियम कौन कौन से होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन या मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोले, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यदि बोले तो पहला कौन सा होता है, पहला मीडियम कौन सा होता है आपका? लैंड होता है, यानी जमीन होती है। लैंड यानी जो आपकी भूमि भाग होता है, भूभाग जिसको बोलते हैं, भूभाग यानी ये भाग होता है, ठीक है ना। तो दूसरा कौन सा होता है? वाटर बॉडीज होती हैं, यानी पानी के अंदर होता है। तीसरा कौन सा होता है? एयरवेज होता है, ठीक है ना। एयरवेज का मतलब होता है, ठीक है ना, जो हवा में हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये 3 हो सकते हैं। उसमें लैंड में 2 चीजें होती हैं, क्या? एक होता है क्या? हाईवे, हाईवे, और एक दूसरा होता है आपका क्या? रेलवे। हाईवे होता है, दूसरा रेलवे होता है। वाटर में आप जो मीडियम अपनाते हैं वो जनरली हम लोग क्या अपनाते हैं, तो पानी के जो जहाज होते हैं, यानी हम लोग जनरली शिप्स का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये इसका पार्ट है। एयरवेज में हम लोग तमाम हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी ये माध्यम है जिसकी वजह से, इन्हीं माध्यमों से होके ही कोई भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या करता है, काम करता है। अब इसके दौरान हम लोग जब इस पॉइंट पर पहुंचते हैं हाईवे पर, तो ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का अगर कोई साधन है तो वो हाईवे है। कहेंगे सबसे ज्यादा, मैं बोलूंगा हाँ। क्या सबसे अधिक मात्रा में? नहीं। अगर कभी भारी सामान ढोने की बात आती है तो उस केस में सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाटर होता है।
यानी बड़े बड़े पानी के जो जहाज होते हैं वो सबसे भारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, मतलब मोस्ट हैवी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो कौन सा होता है? पानी के अंदर वाला। जमीन पर वाला संख्या में ज्यादा होता है, मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट यूजेबल यानी सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो कौन सा है? लैंड है। एयरवेज ना तो बहुत भारी को सहन कर सकता है और ना तो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। हालांकि ये भी अब तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा ऐसी मानसिकता के साथ हम लोग की सरकार जो आगे बढ़ रही है, तो वो अलग की बात है। तो अभी का केस ये मैं बता रहा हूं। अब ऐसी स्थिति में आपको भी मालूम है सबसे ज्यादा आज कहीं जाने के बारे में आप सोचते हैं तो यही दिखता है, हाईवे या रेलवे। ये दो मीडियम में आप बहुत कम ही लोग गए होंगे हम लोगों में से, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग मतलब अपने पूरे लोगों की बात कर रहा हूं, बहुत कम लोग इसमें गए होंगे, ठीक है ना। तो ये मीडियम थोड़े से अछूते रह गए, लेकिन आज भी हैवी माल या गुड्स वगैरह को भेजना रहता है तो आप अभी भी वाटर बॉडीज का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ऐसी स्थिति में इसका इंपॉर्टेंस क्या है अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा एग्जाम में, इसके लिए आप देख लीजिए। तो किसी भी देश का यदि आप देखिए, कहीं भी आप सुनते होंगे पहले के समय में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, गांव के गांव बर्बाद हो गए। अब ऐसा आप नहीं सुनते होंगे। क्यों ऐसा हुआ? पूरे गांव में महामारी आई, लोग मर गए। क्यों ऐसा हुआ? तो ऐसी स्थिति में सड़कों का महत्व कितना इंपॉर्टेंट। अगर सड़क होती तो एक बात आपने सुना होगा, मूवी बनी थी द माउंटेन मैन, मांझी द माउंटेन मैन, आपने मूवी देखी होगी। केवल सड़क ना होने की वजह से कोई अस्पताल नहीं पहुंच पाता था। ये छोटी समस्या नहीं थी, ये छोटी समस्या नहीं थी, बहुत बड़ी समस्या थी उस समय के लिए। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा सड़क का। या और इस पूरी दुनिया में जितने देश सबसे आगे है ना, वो देश आगे होने का सबसे बड़ा कारण उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत फास्ट है। जिस भी देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत है उस देश में एक समता बनेगी, एकजुटता बनेगी, उसका ग्लोबलाइजेशन होगा, इन सब से पावरफुल एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो सड़कें सबसे महत्वपूर्ण है किसी राष्ट्र के विकास में, और यही बात मैं सिविल इंजीनियर्स को कहता हूं। और सभी इंजीनियरिंग अच्छे होते हैं, इंजीनियर्स में जितने भी फील्ड हैं सारे अच्छे हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग सबसे पुराना और बाकी सारे इंजीनियरिंग को बेस प्रदान करता है, यानी हर एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट मोस्ट एंशिएंट और सबसे बेसिक और सबसे जमीनी स्तर पे काम करने वाली इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग। और उसमें रोड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, चलना फिरना, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन रोड विकास को दिखाता है, आवश्यकता को नहीं है। देखिए आवश्यकता एक होती है सिंचाई मतलब होता है पानी को एक जगह से दूसरे जगह पर, आदमी खाएगा क्या? खाने के बाद आदमी पड़ा हुआ है तो विकास नहीं कर पाएगा। एक चीज होता है मूल आवश्यकता, एक होती है आवश्यकता पूर्ति। तो सिंचाई आवश्यकता पूर्ति का मुख्य भाग है, लेकिन अगर आप आवश्यकता पूर्ति से ऊपर हटके अपने जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं तो फिर रोड का महत्व सबसे ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो आप इसमें ये चीजें लिखी हुई हैं जो मैं समझा, पीपीटी इसलिए लिया हूं ताकि तुम उधर देखो। एक चीज और है, भटको मत, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात सुनो, ये तो तुम्हारे पास रहेगा ही, तुम चाहो तो मेरी बात सुनने के बाद इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें लिखी गई हैं, विकास में महत्व, संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण है। देखो एक चीज मैंने कहा ना कि विकास अलग चीज है, सर्वाइवल अलग चीज है। सर्वाइवल मतलब बेसिक नीड्स, उसको बोलते हैं सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब खाना पीना, ये सब चीजें होती हैं सर्वाइवल के लिए, कपड़ा। लेकिन क्या खाने पीने कपड़े के बाद कुछ ना करें हम जीवन में? क्या हम कुछ आगे ना सोचें, एक अच्छा भविष्य ना बनाएं? तो रोड वो डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट और सर्वाइवल दो अलग चीजें होती हैं। तो भारत में अभी भी 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है, अर्थात भारत के संपूर्ण विकास के लिए गांव का विकास होना जरूरी है। तथा गांव का विकास तभी होगा जब प्रत्येक गांव में कोई भी जाने के लिए स्वतंत्र है। कोई गांव में जाना चाहता है, बहुत दूर में कोई गांव बसा है, कोई नेता मंत्री या वहां जाएगा ही नहीं तो उसको समझेगा ही नहीं, तो फिर वो विकास नहीं हो पाएगा उस जगह का। और वहां जाने के लिए प्रत्येक गांव सड़कों के माध्यम से शहरों से जुड़ जाए। शहर से जब कनेक्टिविटी हो जाती है तो गांव का विकास क्या होता है? तेज होता है। और लोगों को शहरों की तरफ पलायन करना पड़े और उनका व्यवसाय गांव में भी पूर्णतः विकसित हो जाए, जिसमें सड़कों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। सड़क यातायात का महत्व निम्नलिखित। सेम थिंग जो है आपका इंग्लिश में नीचे लिखा गया है, जैसे आप पढ़ सकते हैं कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स इज इंपॉर्टेंट इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। इन इंडिया 70% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन विलेजेस। सेम थिंग आपको इंग्लिश में लिखा गया है। मैं इंग्लिश वाले लोगों से आग्रह करूंगा कि पीडीएफ अपना एप्लीकेशन से निकाल लें
और रीडिंग लगाएं। मैं रीडिंग लगाने का तरीका मैंने बता दिया। आप सुनते समय देखिए हिंदी समझ में सबको आती है, ऐसा नहीं है कोई इंडिया में जिसको हिंदी नहीं समझ में आती हो, ठीक है। तो समझ लीजिए हिंदी में जो मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी जो पढ़ने वाला बंदा है वो देख रहा है कि वो चीजें यहाँ पर प्रॉपर इंग्लिश में लिखी हुई हैं। तो बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है, आप सिंपली इसको देख सकते हैं, पूरा लिखा गया है, सेम चीज है, ऐसा नहीं कि इसमें अलग है इसमें अलग है, सेम चीज है। आप इसको जाकर के रीडिंग लगाएंगे तो जो हमारी बातें हुई वो मैच कर जाएंगी। तो आप एक बार देखेंगे इंग्लिश का भी पूरा लिखने वाला लोचा खत्म, समझने को हिंदी में समझ लो, लिखते समय जब थोड़ा याद करना पड़ेगा तो इस नोट्स का सहारा ले लेना, ठीक है। नाउ अब कुछ चीजों बताया रोड के बारे में कि हाँ ये चीजें हैं, जैसे देखो बहुत बड़ी मात्रा में सामान ढोना है, ठीक है ना, भारी सामान ढोना है और लंबी दूरी तक ले जाना है, तो उसके लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसके लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सॉरी। तो मोटा मोटा ये है सबसे पहले कि कम और मध्यम दूरी के लिए मेरा ये कहने का मतलब था, बहुत बड़ा जब काम करना होता तो पानी वाला सबसे बेस्ट रहता, लेकिन कम दूरी है और मध्यम दूरी के लिए आपको यहीं जाना है 10-5 किलोमीटर, तो आप ट्रेन पकड़ना नहीं सही है आपके लिए, आप ऑटो ही पकड़ेंगे। तो कम और मध्यम दूरी के लिए यात्रियों तथा सामानों के यातायात में सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी सड़क की पहली चीज कि कम दूरी के लिए सबसे अच्छी। दूसरा, सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण आसानी से हो जाता है, जल्दी सड़कें बन सकती हैं बिना बहुत ज्यादा तकनीकी के, और आसानी से इनका मेंटेनेंस भी देखा जा सकता है। इसके अलावा सड़क यातायात द्वारा फार्म, फैक्ट्री तथा बाजारों आदि को सीधे जोड़ा जा सकता है। क्या रेलवे आपके घर तक आएगा? क्या रेलवे आपके घर तक आएगा? नहीं, अंततः आपको अपने घर के बाहर रोड्स पे ही आपको पहुंचना पड़ेगा। सड़क यातायात में रेलवे यातायात की अपेक्षा अधिक आसानी होती है, यानी सड़क में इजी ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि इसमें बसों तथा ट्रकों को कभी भी किसी समय पर सड़क पर यात्रियों अथवा सामानों को चढ़ाने उतारने के लिए रोका जा सकता है। रेलवे में ऐसा कर सकते हैं या और किसी ट्रांसपोर्ट मीडिया में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सब रोड के फायदे हैं। सड़कों में रेलवे की अपेक्षा अधिक तीखे मोड़ दिए जा सकते हैं, यानी सड़क को आप अचानक मोड़ सकते हैं क्योंकि यहीं पे घुमा लीजिए आप, लेकिन क्या रेल ऐसे मुड़ जाएगी अचानक से? नहीं। तो तीखे मोड़ यानी शार्प टर्न दिए जा सकते हैं, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क का निर्माण आसान होता है। पहाड़ी सड़कों में रेलवे बनाना बहुत मुश्किल टास्क है, इसीलिए पहाड़ी सड़कों में भी क्या रोड बनाना क्या है हमारे लिए बहुत इजी होता है। इसके अलावा सड़कें कम दूरी की यात्रा के लिए उत्तम रहती हैं और आपातकालीन परिस्थितियों में किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए सड़कें आवश्यक हैं। यानी इमरजेंसी में यदि कहीं पहुंचना हो तो रेलवे, आप क्या हर समय ट्रेन मौजूद है? नहीं हर समय, लेकिन हर समय ऑटो आप जब चाहे तब ले सकते हैं। तो ये आपातकालीन मतलब इमरजेंसी में सबसे पहले हम लोग रोड से ही कहीं पहुंचते हैं। देखते हैं कहीं एकदम कोई घटना घट गई, तुरंत पहुंचना, तो हम तुरंत जाते हैं, तुरंत गाड़ी निकालते हैं, चल देते हैं। लेकिन बाकी ट्रांसपोर्ट मीडिया में ये सब फायदे नहीं। तो ये सब थे रोड के इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब इसके साथ साथ में सभी प्रकार के वाहन जैसे बैलगाड़ी है, साइकिल, कार, इन सबके लिए रोड क्या है? अच्छी है। ऐसा नहीं कि रेलवे है तो केवल रेलवे ही जाती है, उस पे केवल रेल ही चलती है, लेकिन सड़क पे ये सारी चीजें चल सकती हैं। गांवों को नगरों से जोड़ने में भी सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी नगर के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने के लिए आवश्यक है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक यदि आपको पहुंचना है और उस जगह के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी करनी है तो सड़क ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ ये सब रोड के इंपॉर्टेंस से जो मैंने आपसे बोला कि हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसके साथ मैंने बोला था कि बीच में मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्या? हिस्ट्री ऑफ इंडियन रोड्स या एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ रोड्स। इंडियन रोड्स ना कहें हम लोग, पहले हिस्ट्री ऑफ रोड्स कहें, इंडियन रोड पर बाद में आएंगे। इंडिया में रोड कैसे कैसे डेवलप हुआ उस पर बाद में बात करेंगे। पहले ओवरऑल देखते हैं कि पूरी दुनिया में रोड शब्द के बारे में कहां से आया, कैसे। सबसे पहले रोमन लोग थे। रोमन मतलब दुनिया में सबसे पहले रोड के बारे में सोचने वाले लोग रोमन थे। जो रोम के लोग थे उनको रोमन कहा जाता। पहले सड़क का मतलब बस सिंपल होता था, क्या? कहीं खेत वेत है, छील छाल दो जी, ऐसे ऐसे कर दो, एकदम कच्चा कच्चा छील करके जो है पूरा थोड़ा समतल कर दो। कभी देखे हो सड़क अचानक से गांव में लोग अपने से भी बना लेते हैं? कैसे? कहीं पर उतारना हुआ तो मिट्टी फेंक के प्लेन कर दिए। तो सड़क का मतलब बस इतना ही था पहले कि घास फूस न हो और समतल हो। तो फिर रोम लोगों ने कहा कि नहीं, बार बार घास उग जाती है, वो खराब हो जाती है, तो उसके लिए उस पर थोड़ा क्या है जो है पत्थर वत्थर बिछा दो, ताकि रोड जो है एक दिखने लगे कि हाँ ये है क्लियर रास्ता इस पर जाना। कभी बगीचे वगैरह में रोड देखो, पार्क वगैरह में रोड देखो, तो पक्का नहीं, कहीं अगर कच्चा कच्चा भी रोड होता है, ठीक है ना। तो रोड का मतलब था एक परमानेंट ऐसी जगह जो है वो बनाई गई, जिसके परमानेंट ऐसी जगह बनाई गई जिसके ऊपर आने जाने में बाकी जगहों की अपेक्षा आसानी हो जाए, वो रोड हो गई।
तो रोम ने इसमें सबसे पहले काम किया, और पहले सड़क मैंने बताया कि केवल राजा महाराजा या फिर उस समय के जो प्राइम लोग होते थे वही लोग उस पर चलते थे, बाकी गांव वालों को उस पर एंट्री, या फिर जो बाहर के लोग थे, प्रजा थी, उनके लिए उसको एंट्री नहीं, वो स्पेशल राजा के लिए बनाई गई थी रोड। तो ये इस तरीके से रोड चलती थी, रोम लोग पहले पहले बनाते थे। रोमन ने अपना सड़क बनाने का काम जो है 334 ईसा पूर्व यानी बीसी, बिफोर क्राइस्ट में इन्होंने, मतलब आज से लगभग 2000 साल से भी पहले इन्होंने शुरू किया। साम्राज्य के शिखर तक लगभग 53,000 मील के सड़कें बनाई थी, जो उनकी राजधानी को, उनकी जो राजधानी थी रोम की, उनके दूर दराज के साम्राज्य के मोर्चे से जोड़ती थी। यानी सड़कें सबसे पहले तो राजाओं के लिए बनी, उसके बाद सैनिकों के लिए बनी, सेनाओं के लिए, तब जाकर के बना वो किसके लिए, फिर जो हम लोग प्रजा हैं या जो लोग जनता है उनके लिए बनाई। तो रोमन सड़क सबसे पहली सड़क की तकनीक थी। और देखिए आप थोड़ा सा जेई में पढ़ते ना, तो बस यही अंतर होता कि इनकी एक एक डिटेल को बताया जाता कि क्यों ऐसा, क्या ऐसा। उन लोगों ने बस खाली छील छाल के बराबर करके पत्थर उत्थर डाल के बना दिया। देख रहे हैं अगर बारिश होगी तो इसको ढाल की कोई व्यवस्था नहीं, रोम लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा। पानी से सड़कें टूट जाएंगी बड़े आराम से, बड़े आराम से टूटेंगी, लेकिन बड़े मोटे मोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया, तो काफी गहरा गहरा रोड मोटा मोटा बनाया गया, नीचे बड़े बड़े पत्थर यूज किए गए। इस तरह से सड़कों का निर्माण रोमन लोगों ने किया। वही चीज पूरा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है जो वहां था हिंदी में। अब इसी उसके बाद कुछ समय बाद ट्रेसागुएट सड़क आई, उसमें कुछ उन्होंने मानक अपने और बढ़ाए। इनका जो मानक क्रॉस सेक्शन जो रोड रहेगी 18 फीट चौड़ी रहेगी, इसमें समान रूप से 8 इंच मोटी एक समान नींव के पत्थरों का निर्माण किया गया। यानी पहले 8 इंच मोटाई के पत्थर पूरे बिछाए गए रोड पे, प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए, और अखरोट के आकार की टूटी हुई पत्थर की 2 इंच की, यानी ऐसे ऐसे पत्थर के जो टुकड़े थे उनको रख करके छोटी बजरी टूटे पत्थर के 1 इंच की परत सा सबसे ऊपर डाली गई। यानी मोटे पत्थर, फिर ऊपर जो है अखरोट के आकार के पत्थर के टुकड़े, उसके ऊपर छोटी बजरी जो है बिछा के पूरी रोड जैसे बना दी गई। तो ये ट्रेसागुएट ने बना दिया, लेकिन ये पूरी जो व्यवस्था थी ट्रेसागुएट रोड की ना, वो खाई में थी, मतलब जमीन लेवल से ऐसे समझो बनाया गया कि वो ऐसे जमीन है तो इस तरह से ये रोड बनाई गई। ये जमीन का लेवल अगर यहां है तो इसके अंदर गड्ढा खोद के पूरा ऐसे सड़क, इसके अंदर राजा जाएंगे, ऊपर ऊपर जनता उधर खड़ी, इस तरह से बनाया गया। जल निकासी में बड़ी व्यवस्था है। तो उसके बाद टेलफोर्ड आए। टेलफोर्ड भी एक महान वैज्ञानिक, वो जो है ना वो 1757 में स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे, मतलब इंडिया का नहीं है ये लोग। इन्होंने पत्थर की चिनाई के लिए भेजा गया था, लेकिन वो अपना जुगाड़ करने लगे कि रोड और बेहतर कैसे बन सकती है। क्या आज रोड की सारी तकनीकें जान चुके हैं हम लोग? नहीं। अभी हम लोग जो भी तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं उसमें रिसर्चेस लगातार हो रही हैं। जो संस्थाएं हैं ना वो सब लगातार रिसर्च कर रही हैं। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन CRRI, जो अभी पीछे आपने नाम सुना था, वो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि अब कौन सा मटेरियल यूज करें, कैसा ब्रेकर बने, सुंदरता प्लस मजबूती प्लस सस्ता, ये सारी चीजों पे लगातार रिसर्च हो रहा है। ये लोग भी रिसर्चर थे अपने समय के, जैसे स्कॉटलैंड में ये पैदा हुए टेलफोर्ड, वो भी एक रिसर्चर थे। इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने कहा कि हमारी रोड के अंदर बहुत 2 विशेषताओं के कि 30 में 1 की ढाल रहेगी, माने ढाल पे सड़क बनेगी, पानी उस पर ना लगे। तब सोचा गया कि अगर ये काम पहले, अच्छा ये छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं थी। आज भी बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो आपको थोड़े से कर देने से भयंकर चेंज आएगा। इन्होंने बहुत भयंकर काम किया। इन्होंने सबसे पहली बार रोड में ड्रेनेज सिस्टम को लागू किया टेलफोर्ड ने। अब देखिए इनकी सड़क जो बनाई गई वो कैसी थी, ढाल थी दोनों तरफ से। अब जब इसके ऊपर चलेगा तो बारिश वारिश होगी तो पानी इधर नाली में क्या होगा, आसानी से चला जाएगा, सड़क के टूटने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है सभी को ये सारी बातें? क्लियर है ना? देख लीजिए। तो इनके इनके अंदर ये सब बात थी। अब इनके अकॉर्डिंग कुछ इन्होंने अच्छी बातें कही कि भाई देखिए सबसे पहले 18 फीट चौड़ा हमने बोला रहेगा और 3 परतों में हमारी सड़क बनेगी। एक निचली परत 7 इंच मोटी होगी, अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थर से मिलकर बनेगी। फिर उन्होंने बोला सावधानी पूर्वक हाथ से रखा जाएगा, एक एक पत्थर को रख के बेस बनाया गया और इसको टेलफोर्ड बेस कहा जाएगा। टेलफोर्ड ने बनाया था, अपने नाम पे टेलफोर्ड बेस रख दिया। अब एक मध्य परत फिर से डाली गई जो 7 इंच मोटी है, ठीक है ना, और 2 इंच अधिकतम आकार के, यानी फिर ऊपर एक मोटाई 7 इंच की परत डाली गई जिसमें अधिक से अधिक 2 इंच माप के पत्थर के टुकड़े डाले गए या उससे छोटे डाले गए, और लास्ट में बजरी या टूटे पत्थर की एक शीर्ष में टॉप लेयर एक और डाली गई। इस तरह से 3 लेयर की सड़क ट्रेसागुएट ने बनाई और ढाल दिया इसको किसने, 30 में 1 की उतरती ढाल।
ढाल को अभी और ज्यामिति मान जब पढ़ेंगे तो ढाल को अलग अलग तरीके से डिफाइन करना उसको मैं अभी बताऊंगा। ढाल आप जानते हैं, चढ़ाव उतार को ढाल कहते हैं। तो अभी ढाल को कैसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, 30 में 1 का क्या मतलब है, पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार बताऊंगा, अभी ज्यामिति मान आएगा आगे तब बता। अब उसके बाद लास्ट में मैकडम आए। ये सबसे फेमस जो है अब तक रोड इन्हीं के सिद्धांतों पे कंस्ट्रक्ट हो रही है। जॉन मैकडम ने न सिर्फ ड्रेनेज का ध्यान रखा बल्कि इनके बनाने की जो तरीका था, उन्होंने कहा अभी आएगा फिर से मैकडम सड़क फिर से बनाने की प्रक्रिया, आगे रोड कंस्ट्रक्शन जब आएगा फिर से एक बार पढ़ेंगे। अभी के लिए मैकडम की तकनीक थी कि पत्थर के टुकड़ों को बिछा करके, ठीक है ना, आस पास पास एकदम रख के उसके ऊपर जो है भारी रोलर चलाया जाए, तो पत्थर के चूरे भर भर के पीट दिया जाए, पत्थर के गैप में उनके चूरे भर के और पानी छिड़क के कूटा जाए, तो उसको बोलते हैं वाटर बॉन्ड मैकडम सड़क। इसी तरह से बिटुमिन बॉन्ड मैकडम, वो भी आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो मैकडम ने एक पद्धति लाई और टूटे पत्थर के टुकड़ों को एक दूसरे के एकदम पास पास रख के उसमें पत्थर का बुरादा भर के कुटाई कर दिया। ये मैकडम ने सिस्टम लगाया रोड बनाने का। तो मैकडम का ये सिस्टम आज तक अभी भी फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मैकडम का तरीका था पत्थर का बनाने का, इन्होंने भी ड्रेनेज का पूरा ध्यान रखा और मतलब अच्छा चलता रहा। तो ये सब थे दुनिया भर में जो रोड में अलग अलग समय पे अलग अलग विकास हुए। इनका सन भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि देखिए भाई ये सब जो है 1756 की बात है, ये जो इनकी जो बात है 1757 के अप्रोक्स में। ये जो नहीं कि ये ऐसा भी मत समझिएगा कि एक के बाद एक हुआ है, पैरेलल में। जैसे ये चीज कहां चल रही है, स्कॉटलैंड में चल रही है, मैकडम वाला कहां चल रहा है, तो वो अपनी जगह पर कहीं पर मैकडम अपना चल रहा है यहाँ पे स्कॉटलैंड। यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग अपना काम कर रहे थे। आज भी कई लोग घर बनवा रहे हैं अलग तरीके से, कई लोग वहीं अलग। ये कोई कालांतर की बात नहीं है, पैरेलल में भी चीजें हो सकती हैं। ये बात को माइंड में सेट रखिएगा, कौन पहले आया कौन बाद आया बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं कि दिमाग में आप रखें। हाँ मैकडम चला, ठीक ठाक चला, अभी भी चल रहा है, ठीक है। ये सब तो पूरी दुनिया में रोड का जो विकास हुआ उसकी बात है। लेकिन अगर हम लोग बात करें भारत में सड़क का इतिहास, कैसे कैसे भारत में सड़कों का विकास हुआ, उस पर बात करें तो सबसे बहुत एंशिएंट टाइम से लेके अब तक भारत के इतिहास को समझिए। और इसी दौरान हम लोग समझेंगे कब कौन सी संस्था भी भारत में आ गई। क्या है परिवहन किसी भी देश के आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान देता है। सही बात है, इंपॉर्टेंस ऑफ रोड में हम लोग पढ़ चुके हैं। परिवहन किसी क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर वस्तु का उत्पादन होता है, चाहे वो खाद्य है, वस्त्र, औद्योगिक उत्पाद है। यदि कोई खरीदने वाला ना हो तो उत्पादन भी नहीं होगा और फिर हम लोग का इकोनॉमी ही रुक जाएगी। तो मेन चीज है यहाँ पे, अभी देखिए कुछ मतलब कभी हड़ताल हो जाए गाड़ी मोटर का, हर चीज महंगा हो जाएगा, हर चीज महंगा हो जाएगा। किसान आंदोलन हुआ, उधर महंगाई बढ़ गई। एक बार मोटर व्हीकल एक्ट में भी बदलाव आया था कुछ दिनों पहले कि भाई जो है कोई भी ड्राइवर किसी को गाड़ी से ठोक दिया तो सीधे 10 लाख का जुर्माना और जेल। ये चीज उस पर लागू हो गई थी अभी कुछ दिनों पहले। लेकिन ड्राइवर लोगों ने चक्का जाम कर दिया, कहा नहीं ये नियम गलत है, या जो भी रहा हो उस नियम को वापस लिया गया। बात वो नहीं है, जिस दिन 2 दिन उन्होंने हड़ताल 3 दिन करी थी, उस समय सब्जियां से लेके पेट्रोल से लेके हर चीज महंगा। यानी सड़क अगर रुकी सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो ये है भारत में सड़कों का जो इंपॉर्टेंस है। अब कैसे विकास हुआ, तो विकास कैसे हुआ तो आप एक चीज समझिएगा, अब अलग अलग समय पे भारत में सड़क का विकास इसके भविष्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह देश के विकास के बाद से शुरू है और भविष्य में अधिक विकास की आवश्यकता है। क्या क्या हुआ मैं देखूं, सबसे पहले प्राचीन सड़कों की बात करूं तो मोहनजोदारो, आप जानते हो ये 4000 साल पहले की घटना है। उसमें भी जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें भी सड़कें मिली थी ग्रिड पैटर्न पे। सड़कों का एक पैटर्न भी बनाया गया, कौन से पैटर्न पे सड़कें हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें पाई गई थी, आप कभी पढ़िएगा इतिहास में, एकदम 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी, कोई कर्व वगैरह वाला सिस्टम नहीं था। एक सड़क आई तो दूसरी एकदम 90 डिग्री पे काटती थी। तो ग्रिड पैटर्न पे सड़कें उस समय भी पाई गई हैं अवशेषों के अंतर्गत, ठीक है ना। भारत में 25 से 35 शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 3500 से 4000 साल पहले, 2500 से मतलब 4000 साल पहले की बात की जा रही है, बीसी से सड़कों का अस्तित्व का पता चला। पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि शुरुआती समय में सड़कों को प्रशासनिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए अपरिहार्य माना जाता था। यानी केवल एडमिन लोग, एडमिन मतलब जो आज समय इस समय का नेता कहिए, उस समय केवल नेता और सैनिकों के लिए ही सड़क जो है जरूरी थी। 5वीं शताब्दी की शुरुआत में सम्राट अशोक ने सड़कों में सुधार किया और यात्रियों के लिए सुविधाएं की थी। यानी अशोक आए तब उन्होंने 5वीं शताब्दी का मतलब समझ रहे हैं, आज से 1500 साल पहले की बात हो रही है,
तब ऐसा हुआ। 4000 साल पहले दूसरी घाट थी, कुछ पहले और जाए 1500 साल पहले, तो पहली बार अशोक ने यात्रियों के लिए जो है सड़क क्या किया, खोलना शुरू कर दिया। तो ये था एंशिएंट रोड के बारे में, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। प्राचीन भारत में प्राचीन सड़कें इस तरह से अवशेष मिले देखे गए। मुगल काल में सड़कों का, मुगल काल मतलब जानते हैं कि प्राचीन एरा के बाद सीधे मेडुअल एरा आ जाता है हिस्ट्री का, और मेडुअल एरा में मैंने कहा था ना कि ये चैप्टर काफी हिस्टोरिकल पॉइंट्स है और कुछ एडवांस मॉडर्न हिस्ट्री भी इसमें आ जाएगी, अभी आगे पढ़ेंगे सड़कों का मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद इसमें तकनीकी बातें थोड़ी थोड़ी शुरू होंगी और सेकंड चैप्टर से काफी टेक्निकल हो जाएगा ये पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। मुगल काल के दौरान भारत की सड़कों में, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सब तो हम पढ़ जाएंगे, तो बेटा ये चैप्टर से अंदाजा मत लगाना कि तुम हाईवे समझ जाओगे, इसलिए शुरू से रेगुलर पढ़ो इस चैप्टर से। ऐसा मत सोचना कि यार ये तो इजी है, हाईवे बहुत इजी है, ऐसा मत दिमाग में लाना, फंस जाओगे आगे जाके। फिर जिस तरह से एग्जाम में बैक वैक लग रहा है, कायदे से पढ़ना। अब चूंकि पढ़ाना है ही है और पहले ही है तो पढ़ा रहा हूं, काफी तकनीकी चीजें आगे आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारे टेस्ट वगैरह। तो मुगलों द्वारा बनाए गए कुछ राजमार्गों को उस दौर में भारत आने वाले विदेशी आगंतुकों से काफी सराहना मिली। मुगलों ने कुछ रोड बनवाई तो विदेश से कुछ लोग आए और वो बड़ा तारीफ की उसकी। तो उन्होंने क्या किया कि भाई और इस पर काम करो, उत्तर पश्चिम से पूर्वी तक गंगा के मैदानों से होकर तटीय और मध्य भागों को जोड़ने वाली सड़कें बनाई गई। यानी जब किसी काम को आप करिए और तारीफ होने लगे तो और हम करते हैं। तो मुगल में बहुत सारे आर्किटेक्चरल काम कई मुगलों ने किया था, किया क्या था, करवाया था। तो जिसका जैसा इंटरेस्ट रहा हो, जैसे अभी करंट हम लोग के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, उनका देख रहे हैं नितिन गडकरी, रोड पर बहुत अच्छा काम हुआ, प्लस अलग अलग प्रतिमाएं बनी, अलग अलग स्टैचू स्थापित हुए। मतलब आता है ना कि कोई राजा किसी समय वास्तुकला पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया, तो इस समय के हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का ये है कि देश अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो उनका बहुत फोकस है इस पर। कालांतर में जब बहुत समय बीतेगा, हम लोग सोचेंगे तो एक समय एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर दिखेगा जो देश को सुंदर बनाने में लगा हुआ था, ठीक है ना। तो उस टाइप से मैं चीजों को समझाना चाह रहा हूं। सबकी अपनी सोच है, सबका अपना माइंडसेट है, जब जो आएगा अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करके जाएगा। मुगलों ने काफी कुछ उस समय भी किया था और देश में चूंकि वही थे। एक चीज और, हिस्ट्री को लेकर मैं बहुत अंदर नहीं जाऊंगा, बस इतना कहूंगा ना कि देखिए सत्ता कभी भी किसी की रही हो, अलग अलग तरीके से जनता का शोषण होता ही आया है, किसी की भी सत्ता कभी भी रही हो। ऐसा नहीं कि कोई एक कुछ ही ने हमारा शोषण किया, हर समय कुछ राजा ऐसे आएंगे जो शोषण करेंगे, कुछ राजा ऐसे आएंगे जो सपोर्ट करेंगे जनता को। तो वो अलग अलग एक ही समय में दो अलग अलग जो कह सकते हैं कि जो वंश हैं वो अलग अलग बिहेव किए जनता के साथ, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग बिहेव किया। जस्ट लाइक इस समय के जो हम लोग के प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो नेचर उस समय का भी था। तो ऐसी चीजें थी, मुगल काल में सड़कों की स्थिति ऐसी थी। उसके बाद जब ब्रिटिश शासन आया 19वीं सदी में, तो काफी शुरुआती दौर में काफी सड़कें खराब थी, प्रारंभिक दिनों में सड़कों की दशा बहुत खराब थी। 1865 में सड़कों के निर्माण के लिए लॉर्ड डलहौजी ने, अब देखिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप पहले भी सुने होंगे, हड़प नीति याद है, कभी आपने सुना होगा हड़प नीति का। हड़प नीति में क्या था, कोई भी राजा जो है किसी को गोद नहीं ले सकता था। ऐसी स्थिति में डलहौजी ने क्या किया, उसकी संपत्ति कंपनी को चली जाएगी। एक खराब काम था, बहुत भाई शोषण का नियम था। लेकिन अब डलहौजी ने कुछ और भी किया था, अब वो आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। ये रोड का इतिहास जब आपने पढ़ा तो डलहौजी का रोड से रिलेटेड काम सामने आ गया। डलहौजी ने कह रहा है कि केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी डलहौजी ने। सोचिए, सीपीडब्ल्यूडी को बनवाया और जीटी रोड का निर्माण इसी विभाग ने करवाया था, तथा प्रमुख स्थानों को रेलवे स्टेशनों से सड़कों द्वारा जोड़ने का कार्य भी किया। बाद में 1885 में प्रांतों मतलब स्टेट्स में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई। अच्छी सड़कों के निर्माण की मांग प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध आया जो कि 1914 के अप्रॉक्स का टाइम था, 1914 का, उस समय अगर सड़क रही होती तो हम लोग युद्ध को अलग तरीके से डील किए होते। सामान, खाना पीना, बारूद, ये सब जल्दी पहुंचता सैनिकों तक, तो बेटर परफॉर्म कर पाते। तो ये सारी चीजों की डिमांड होने लगी कब, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो ब्रिटिश ने थोड़ा काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन जब तेजी से डिमांड होने लगी तो बाद में और तेजी से काम शुरू हुआ। 1927 एक समय आया जो रोड के विकास में बहुत बड़ा समय हुआ। 1927 में एक कमेटी ही बना दी गई सड़क विकास को। सड़क एक ही मुद्दा, पहले हाँ यार यहाँ जरूरत है बना दो, वो नहीं, एक मुद्दा बन गया भाई सड़कें
हर साल बिना जरूरत के भी बनाओ ताकि समय आने पे काम आए। उस तरह से एक कमेटी बनाई गई, जयकर कमेटी का गठन किया गया। जयकर कमेटी, उनका नाम डॉक्टर एम.आर. जयकर के नाम पर किया गया। कमेटी का नाम जयकर कमेटी के नाम से जाना गया। जयकर कमेटी की स्थापना 1927 में हुई और यही कमेटी सड़क के काम को आगे बढ़ाने के लिए अब काम करना शुरू कर रही है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा, इसलिए मैंने इसको रेड से कर दिया। जयकर कमेटी की संस्तुतियों यानी रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए 1934 में, जयकर 1927 में बना। अरे भैया ये कमेटी है, 4-5 लोगों का समूह है जो कहेंगे नहीं ऐसे होगा ये होगा, लेकिन उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। एक तकनीकी संस्था तो होनी चाहिए, अर्ध सरकारी तकनीकी संस्था जो सड़क के टेक्निकलिटी को समझे। अब मंत्री लोग क्या कहते हैं, यहाँ सड़क बनेगी ये ऐसे होगा, लेकिन उसको कौन बनाएगा और वो बनने लायक भी है कि नहीं, उसके लिए आईआरसी 1934 में भारतीय सड़क कांग्रेस यानी इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना की गई। इस संस्था की सलाह के आधार पर सड़कों के समुचित विकास के लिए 20 वर्षीय योजनाएं बनाई गई जो निम्न। इन्होंने कहा कि एक कमेटी है, एक मंत्रिमंडल समझिए इसको आप, मंत्री नहीं कहेंगे यार, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन समझिए। सलाह ये दिया, इन्होंने एक संस्था बना दी, संस्था बनाई कि आईआरसी जो रहेगा वो सड़कों से रिलेटेड सारे काम को क्या करेगा, देखेगा। अब आईआरसी ने क्या किया, कहा कि हम लोग सड़कों को देखेंगे, हम लोग 20-20 साल का टारगेट लेंगे, हम लोग टारगेट लेंगे। 1934 में इसका गठन हुआ, 43 में ये आएगा और कहेगा कि हम लोग 43 से लेकर 63 तक 20 साल में हर पूरे ग्लोब में, ग्लोब का मतलब क्या होता है, ग्लोब का मतलब कि मान लीजिए कहा कि ये हमारी पूरा इंडिया है हमारा, मान लीजिए उन्होंने कहा कि मान लीजिए हमारा ये इंडिया है, पूरा इंडिया नहीं, ये तो पूरा वो हो गया, मान लीजिए छोटा सा इंडिया है यहाँ पे, तो इसमें 100 स्क्वायर किलोमीटर में रोड होनी चाहिए, इधर भी 100 में रोड होनी चाहिए, प्रत्येक 100 स्क्वायर किलोमीटर में 16 किलोमीटर की रोड होनी चाहिए। इन्होंने कहा ऐसा हम टारगेट लेंगे अगले 20 साल में पूरे देश में 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 16 किलोमीटर की रोड कंपलसरी है। और ये रोड कैसी भी, मतलब सिंगल, डबल, एक्सप्रेस, हाईवे कुछ भी बने, लेकिन रोड होनी चाहिए। अच्छी खराब की बात इन्होंने अभी नहीं करी। तो जब इन्होंने अच्छे खराब की बात नहीं करी तो फिर इन्होंने क्या कहा तो मैं बताता हूं। इंडियन रोड कांग्रेस ने 3 प्लान बनाए, जिसमें सबसे पहला जो प्लान था उसको बोलेंगे नागपुर प्लान, क्योंकि नागपुर में बैठक करके बनाया गया। जिन्होंने जो चला, इसको माना गया कि 1943 से लेके 1963 तक 20 सालों में हम लोग कुछ टारगेट लेंगे, उसको पूरा करेंगे। अभी बताऊंगा वो टारगेट क्या है। फिर 63 से क्या 83 तक का प्लान था। फिर 83 से क्या 63 से 83 और उसके बाद 83 से 2003 तक का प्लान ये था। लेकिन ये वाला प्लान इन्होंने 18 साल में ही पूरा कर लिया, यानी ये 61 में ही पूरा, तो फिर ये 61 से 81 तक चला, ये 81 से 2001 तक चला, यानी 20-20 साल तक का टारगेट था। ये 18 साल में ही इन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया था। अब नागपुर सड़क प्लान में क्या हुआ, तो देखिए नागपुर सड़क प्लान में क्या हुआ। इन्होंने कहा कि भारत में सड़कों के समुचित विकास के लिए सर्वप्रथम 1943 में आईआरसी की सलाह पर नागपुर में सभी स्टेट्स को, सभी राज्यों को, मुख्य अभियंताओं को, एक मुख्य अभियंता मतलब चीफ इंजीनियर्स को बुला करके एक सम्मेलन किया गया, जिसमें सड़कों के विकास के लिए 20 वर्षीय योजना, 20 ईयर प्लान्स, बहुत फेमस प्लान्स थे जो देश को बहुत आगे ले गए। 1943 से 63 बनाई गई, जिसे नागपुर सड़क योजना कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत यह योजना बनाई गई कि 1963 के अंत तक प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के लिए 16 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाए, अर्थात पूरे देश में लगभग 5,29,600 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण एवं विकास की योजना बनाई गई। परंतु यह लक्ष्य 2 वर्ष पहले सन 1961 में ही पूरा कर लिया गया। समझ गया, तो नागपुर में यह प्लान बनाया गया था। अब अगला प्लान जो बना वो मुंबई सड़क प्लान या मुंबई रोड प्लान बना। मुंबई रोड प्लान में क्या हुआ, उस समय मुंबई का नाम मुंबई हुआ करता था, इसलिए ऐसा है। तो भारत में सड़कों के विकास के लिए दूसरी 20 वर्षीय योजना 1961 से 81, क्योंकि 2 साल पहले पूरा हो गया, जिसे मुंबई सड़क योजना कहते हैं। इसमें सड़क की लंबाई पहले 20 वर्षीय योजना से दोगुना, यानी अब बोला गया कि 100 वर्ग किलोमीटर में जो 16 किलोमीटर की रोड थी, अब वो हर जगह 32 होनी चाहिए। यानी एरिया 100 वर्ग किलोमीटर एक एरिया है, पहले केवल 16 ही किलोमीटर उसमें रोड था, अब उसमें और रोड बढ़ाई गई ताकि ट्रांसपोर्ट और अच्छा हो, और ये रोड जो है 32 किलोमीटर कर दी गई। ठीक है ना,
तथा सड़कों की लंबाई इतनी किलोमीटर बनाने का लक्ष्य रखा गया, यानी दोगुना सड़क की लंबाई कर दी गई। नेक्स्ट वाले में फिर अगला जब आया लखनऊ वाला, उसमें सड़कों की लंबाई 100 किलोमीटर में 82 किलोमीटर सीधा, काफी ज्यादा बढ़ाने की डिमांड हुई और 27 लाख किलोमीटर टोटल लंबाई रोड की बनाने का प्लान किया गया। और भी इसमें बहुत सारे अंतर थे पैटर्न का, वो सब देखिए जेई वाले क्लास में तीनों को बना के अलग अलग बताया जाता है। डिप्लोमा के लेवल पे आपको बस इतना ही लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। अब कहेंगे सर 3 20 वर्षीय प्लान चले, क्या उस दौरान कोई और चेंजिंग बीच में आई? एक टारगेट लिया गया कि हाँ ऐसा होगा, क्या उसके बीच में कोई और योजना आ सकती है? योजनाएं पैरेलल में चल सकती हैं, ठीक है ना। आप अभी हेल्थ में जाएंगे तो आयुष्मान कार्ड योजना चल रहा है, आयुष्मान कार्ड योजना चल रहा है कि 5 लाख तक सालाना जो है प्रति परिवार को दिया जाए। लेकिन अगर हम लोग यहीं पर बात कर लें, क्या और कोई स्वास्थ्य संबंधी योजना चल रही है? हाँ चल रही है। कौन सी चल रही है? दिल्ली में जाएंगे तो मोहल्ला क्लिनिक की योजना अलग है, आयुष्मान भी चल रहा है, उसके साथ में शायद वो दोनों नहीं चल रहा है, एक ही चल रहा है। अब इस टाइम का क्या है, प्रधानमंत्री निधि से भी आप पैसा ले सकते हैं, विधायक फंड से भी आप स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं, तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से है, आपको लेने आना चाहिए। तो इस तरह से सड़कों की जो योजनाएं थी वो 20-20 साल के लिए बनाई गई, लखनऊ की भी बनाई गई, लेकिन बीच में दौरान में कुछ बदलाव महसूस हुए तो अलग से संस्थाएं और योजनाएं बनती रही। क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग। अब देखिए आप ये नहीं पढ़े अभी कि जो लखनऊ वाली सड़क योजना थी पीछे 20 साल, जो कि 1981 से 2001 तक चली, उसमें 82 किलोमीटर सड़क होगी। लेकिन ये नहीं, इसमें आपने, इसमें नहीं है डिटेल में, थोड़ा और डिटेल यदि हम पढ़ाते तो बताते कि कितना एक्सप्रेसवे रहेगा, उसमें से कितना हाईवे रहेगा और कितना उसमें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड रहेंगी, ये सब भी डिफाइन किया गया। ऐसा नहीं कि आपने बस रोड बना दी, पतली पतली रोड बना के 82 किलोमीटर कर देना, उसमें कितना नेशनल हाईवे रहेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग, कितना स्टेट हाईवे यानी आपका राज्य राजमार्ग, ये सब कितना रहेगा, वो सब भी डिफाइन किया गया हर योजना में पूरा बैठा करके। और उसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग एक बड़ा मुद्दा था। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, जिसको एनएच बोलते हैं, नेशनल हाईवे एक बड़ा मुद्दा था, इसलिए नेशनल हाईवे के लिए अलग से कुछ चीजें जो है वो इंक्लूड की गई, जैसे कि क्या था, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी एनएचडीपी था, ठीक है ना। एनएचडीपी क्या था? केवल नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट के लिए अलग से एक योजना है। जितनी सड़कें आप बना रहे हैं बनाइए, लेकिन हम एक अलग योजना ला रहे हैं जिसमें नेशनल हाईवे पे विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि स्टेट आसानी से कनेक्ट हो सके। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना भारत में प्रमुख राजमार्गों को, यानी जो नेशनल हाईवे थे, उच्च स्तर पर उन्नत, पुनर्व्यवस्थित और चौड़ा करने की महत्वपूर्ण परियोजना। जैसे आज क्या होता है, सड़क तो बनी ही है 100 किलोमीटर की, चौड़ीकरण हो रहा है, तोड़ दिए अगल बगल, तो उस टाइम नेशनल हाईवे के साथ ये चीज होती थी। यह परियोजना 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में शुरू की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है। नेशनल हाईवे टोटल रोड का 2% है, लेकिन देश की लंबाई और चौड़ाई में कुल यातायात का लगभग 40% है। यानी अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सबसे 40% ट्रांसपोर्ट एनएच पे होता है, सबसे ज्यादा गाड़ियां उस पर चलती हैं, लेकिन उनकी जो लंबाई है वो केवल 2% ही है पूरे रोड की। तो इसको ध्यान में रख के चौड़ीकरण, यानी लेकिन कह रहा है कि इस परियोजना का प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के तहत, यानी जो एमओआरटीएच है उसके तहत किया जाता है। एनएचडीपी देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 49,260 किलोमीटर सड़कों और राजमार्गों के नाम तथा निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार ने 2018 की शुरुआत में एनएचडीपी कार्यक्रम को समाप्त करने, अच्छा कोई भी कार्यक्रम समाप्त होता है तो उसके जगह दूसरा कार्यक्रम आ जाता है, ध्यान रखिएगा, आ ही जाता है, उसी से रिलेटेड बड़े भारतमाला परियोजना के तहत चल रही परियोजनाओं का उपभोग करने की योजना बनाई। बोले कि एनएचडीपी को बंद करो, उसकी जगह पर जो है भारतमाला परियोजना के तहत जो है नई परियोजनाएं हैं, अब उनको इंप्लीमेंट करो। थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, परियोजनाओं के नाम बदलते हैं और उसमें काम में थोड़ा बदलाव हो जाता है। तो 2-3 साल के 20 ईयर प्लान चल रहे थे, उसी के पैरेलल में एनएचडीपी भी स्टार्ट हुआ और एनएचडीपी केवल नेशनल हाईवे को देखता था और किसी को नहीं देखेगा वो, ठीक है। इसी तरीके से एक आया बीच में केवल गांव की सड़कों के लिए, प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें अब भाई तुम नेशनल हाईवे पे ध्यान दोगे तो हम ग्रामीण सड़कों पर ध्यान दिलवाएंगे। सबकी अलग संस्थाएं थी, सबकी अपनी बातें थी। तो इसके तहत इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण भारत में 1.7 लाख गांव बस्तियों को 12 मासी सड़कों, जो सड़कें हमेशा चलती हैं, उनसे जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए 1,46,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी तथा 1,94,000 किलोमीटर वर्तमान की खराब हुई सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इस योजना पर लगभग 47,510 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। ऐसी बस्तियों को जोड़े जाने का लक्ष्य है जहां 500 से अधिक जनसंख्या
तथा 250 से अधिक जनसंख्या पहाड़ी क्षेत्रों पर हो, मैदानी क्षेत्रों में 500, ऐसी जगहों को मेन सड़क से जोड़ने का प्लान है किसमें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है ना। इस योजना का 82% भाग 2017 में ही पूरा कर लिया गया है तथा शेष 47,000 बस्तियों गांवों को जोड़ने का कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। योजना का संपूर्ण खर्च शुरू में केंद्र सरकार ही वहन करती थी, परंतु नवंबर 2015 से इसको बनाने का खर्च 60% तो केंद्र दे रही है और बाकी 40% कौन दे रहा है, राज्य सरकार दे रही है। तो ये थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इस योजना में प्रधानमंत्री जी इन्वॉल्व है, मतलब सेंट्रल लेवल का काम है, लेकिन राज्य सरकार भी इसमें मदद करेगी। इसके लिए 2015 से लागू, यानी 3 प्लान के तहत साथ में पैरेलल में एक चला एनएसडीपी और एक प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम चली, जो गांव के सड़कों के विकास के लिए जिम्मेदार संस्था थी। उसके साथ में एक चीज आया कि भाई इतने सड़कों पर जो बनवा रहे हैं आप लोग, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए सरकार को, कहां से सड़क बनेगी, किससे पैसा मिलेगा, तो इसके लिए सेंट्रल रोड फंड बनाया गया। सेंट्रल रोड फंड क्या था, तो भारतीय विधानमंडल द्वारा अपनाए गए एक संकल्प के अधिकतर के आधार पर, कि देखिए अलग अलग जगह पर सरकार हमसे टैक्स लेती है। आप एक हाजमोला की पुड़िया खरीदते हैं 2 रुपए की ना, या 1 रुपए की, या माचिस की डिब्बी, उस पर भी सरकार को आप टैक्स देते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, एवरीवन अगर वो सर्वाइव कर रहा है, जंगल में नहीं है तो वो टैक्स दे रहा है, अगर वो जंगल में नहीं है तो वो टैक्स दे रहा है, हर आदमी। टैक्स का मतलब सिर्फ इनकम टैक्स से नहीं होता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह टैक्स तो लग ही रहा था, जैसे आप सब्जी खरीदने गए तो टैक्स लगा, आप बाइक खरीदेंगे टैक्स लगे, लेकिन पेट्रोल पर अलग से रोड फंड के लिए अलग से टैक्स लगा दिए गए। क्या है यहाँ पे, लेवी जिसको बोलते हैं। भारतीय विधानमंडल द्वारा अपनाए गए एक संकल्प के अधिकार के आधार पर केंद्रीय सड़क निधि सीआरएफ का गठन 1 मार्च 1929 को, बहुत पहले किया गया था। उस अवधि में पेट्रोल उपभोक्ताओं से 2.64 पैसा प्रति लीटर की अतिरिक्त शुल्क लिया गया। पेट्रोल का जितना जो भी टैक्स वैक्स लगा है उसके साथ में कुछ अतिरिक्त पैसा भी लिया गया। उस समय 2.64 पैसे बहुत होते थे, पैसे प्रति लीटर, 1 लीटर पर 2 पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा लोगों को, शुल्क लिया गया। वार्षिक राजस्व का 20% के केंद्रीय रिजर्व के रूप में रखा जाता था, जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा सड़क निधि, सड़क प्रयोगों और सड़क पर अनुसंधान तथा विशेष महत्व के पुल परियोजनाओं पर खर्च कर पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाता था। भाई इस तरीके से, भाई 1 लीटर हमने पेट्रोल खरीदा तो तुम हमसे कुछ पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हो, पहले ही तो ले रहे हैं। यही टैक्स जानते हो, इस समय कई लोग कहते हैं कि क्रूड ऑयल का दाम तो इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ, लेकिन फिर पेट्रोल इतना कैसे हाई प्राइस पे है, क्योंकि सरकार जो है बहुत ज्यादा पेट्रोल पे क्या टैक्स ले रही है, पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखता है। जीएसटी के अंतर्गत किसी भी गुड पर मैक्सिमम टैक्स 28% से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन पेट्रोल को, उससे पेट्रोल पर इस समय बहुत ज्यादा टैक्स है, इसीलिए पेट्रोल बहुत क्या है, महंगा है, ठीक है। सरकार को रेवेन्यू की जरूरत है, सरकार ले रही है पैसा, तो ले, वो आपका मुद्दा है, आपको अच्छा लग रहा है या बुरा, लेकिन पेट्रोल पर टैक्स लगने की वजह से ही कई जगहों पर हम लोग सरकार से जो काम एक्सपेक्ट करते हैं वो होता है, ठीक है ना। अब केंद्रीय सड़क निधि के खातों का रखरखाव केंद्रीय राजस्व महालेखा, यानी जो जो सेंट्रल लेवल के रेवेन्यू अकाउंटेंट होते हैं वो उसको देखते हैं, और व्यय पर नियंत्रण परिवहन मंत्रालय के रोड विंग द्वारा परिवहन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड होता है, वो इसको फंड को देखता रहता है, नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो ये सीआरएफ का, सेंट्रल रोड फंड का ये काम था कि पैसा वसूलो, भाई रोड बनवाना है। अब आपने थोड़ी देर पहले एक नाम सुना था, भारतीय रोड कांग्रेस, यानी भारतीय सड़क कांग्रेस या इंडियन रोड कांग्रेस, उसका जब लगाया गया, उन्होंने काफी काम किया। उसके अलावा इंडियन रोड कांग्रेस प्लान्स तो बनाती है, इंडियन रोड कांग्रेस ने क्या किया, प्लान्स बनाए, हमको जयकर कमेटी के आधार पर इसका गठन हुआ, इसने बहुत सारे काम किए। उन कामों के बाद इंडियन रोड कांग्रेस ने, इसके मुख्य काम क्या क्या थे, तो भारत में सड़कों के समुचित विकास के लिए 1934 में जयकर कमेटी की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए एक संगठन की स्थापना की गई, जिसे भारतीय सड़क कांग्रेस के नाम से जाना गया। इसका संचालन एक परिषद द्वारा किया जाता है, इसमें केंद्र तथा प्रदेशों के विभाग सचिव, विभाग अध्यक्ष तथा मुख्य अभियंता के सदस्य होते हैं। इसमें सड़क से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं इस संस्था में। और इसका क्या क्या काम है, तो भारतीय सड़क कांग्रेस सड़कों के मानक तैयार करती, कोई सड़क के मानक, मानक मतलब कितना चौड़ाई, कितना लंबाई, गहराई कैसा रखा जाए, वो सब के मानक तैयार करना। केवल मानक को तैयार करना ऐसा होगा, लेकिन उस पर रिसर्च करना, नई नई चीजों को लाना, ये इसका काम नहीं, उसके लिए अलग संस्था है। सड़कों के अभिकल्पन यानी निर्माण तथा अनुरक्षण इत्यादि पर परामर्श देना, सलाह देना। महामार्ग अभियंताओं के मार्गदर्शन के लिए, यानी जो हाईवे इंजीनियर्स हैं उनको गाइड करने के लिए विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, पाठन सामग्री। अभी आप इंजीनियर बनेंगे जब,
आप लोग, तो आपको अलग अलग से डिपार्टमेंट से बुक्स मिलती हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है ना। वही सब चीजें बनती हैं। देश तथा विदेश के सड़क विशेषज्ञों के साथ समय समय पर सेमिनार, यानी अपने इंजीनियर्स को विदेश के इंजीनियर से मिलवाना, ताकि वो वहां की जो तकनीकें हैं वो यहाँ पर ला सकें। देश में सड़कों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करना, हर 5 साल में एक बार एनालाइज करना कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, ये सब एनालाइज करना इसका काम है। अब अगली टॉपिक है मोटर व्हीकल एक्ट, यानी सड़क बना दी सरकार ने, आपको थोड़ा आपसे पैसा लिया सीआरएफ के रूप में, फंड के रूप में, रोड फंड के रूप में, सड़क बनाया, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या आप नाचेंगे सड़क पे जाके? तो उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया, ठीक है ना। इसकी चर्चा ये 1939 में आया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसकी चर्चा जो है ना वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, और एक लेक्चर और पूरा लूंगा, ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। यहीं से मोटर व्हीकल एक्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आगे कुछ और संस्थाओं जैसे सीआरआरआई, एनएचएआई, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में ये पूरा जो चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और ये सब चीजें आपने देखी। अब हम लोग काफी मॉडर्न में आ चुके हैं बहुत जल्दी, तो कुछ चीजों को अभी क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ के खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।